नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा की हुई शुरुआत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव भक्तों को दी सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेरिस में फ्रांस भारत बिजनेस राउंड टेबल में लिया हिस्सा। फ्रांसीसी निवेशकों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बनने का दिया न्योता। मानसून की दस्तक से बदला मौसम का मिजाज। उत्तर से लेकर पूर्व और पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। वेनेजुएला में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद जारी। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत 800 से ज्यादा मरीजों का हुआ इलाज। भारतीय सेना की मेडिकल टीम सक्रिय। और पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से दी मात। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पड़े लूका मॉड्रिच पर भारी। ऑस्ट्रिया को 3-0 से मात देकर स्पेन भी पहुंचा राउंड ऑफ 16 में। चलिए न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करते हैं और विस्तार से देखते हैं इन सभी खबरों को। श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से पूरी हो रही है। पूरे देश में लाखों श्रद्धालु 57 दिनों तक की इस तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन यानी श्रावणी पूर्णिमा को जाकर के समाप्त होती है। आपको बताएं कि श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4822 यात्री हैं, जिनमें से 2510 पहलगाम मार्ग से और 2312 बालताल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और इस अवसर पर श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं, सुरक्षित यात्रा की कामना की है। साथ ही कुछ ऐसे मंत्र भी दिए हैं और सभी से अपील की है कि उनका पालन करें। उन्होंने लिखा, प्रिय श्रद्धालु, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुई एक प्रथम पूजा के साथ ही भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन का क्रम शुरू हो जाता है। देश के कोने कोने में श्रद्धालु इस पावन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तत्पर रहते हैं। हर वर्ष बाबा बर्फानी के प्रत्यक्ष दर्शन का यह अवसर लाखों शिव भक्तों के लिए जीवन का एक अत्यंत शुभ और अविस्मरणीय अनुभव होता है। मैं इस वर्ष यात्रा के इस अवसर पर आप सभी शिव भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो आगे लिखते हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन की यात्रा भारत की आध्यात्मिक यात्रा परंपरा का एक शाश्वत अध्याय है। हर वर्ष पूरे विश्व से सनातन संस्कृति को मानने वाले लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और विविध परंपराओं को मानने वाले लोग महादेव के दर्शन का संकल्प लेकर इस यात्रा को पूरा करते हैं। बीते कई दशकों से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार बहुत कुशलता और सेवा भाव से यात्रा का प्रबंधन करते आ रहे हैं। इसके साथ ही यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में हमारे प्रशासन और सुरक्षा बलों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस वर्ष भी हजारों साथी इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय सेना, सीआरपीएफ,
जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सकों और कर्मियों, प्रशासन के अधिकारियों, सफाई मित्रों तथा भक्तों की सेवा में जुटे हर साथी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन 2 महीनों के दौरान बाबा बर्फानी के पवित्र धाम में भारत की विविधता में एकता का अद्भुत स्वरूप भी देखने को मिलता है। बाबा बर्फानी के धाम की यह यात्रा हमें जम्मू कश्मीर के आतिथ्य भाव और देश भर से आए भक्तों के समर्पण का भी दर्शन कराती है। यात्रा के हर आयोजन में जम्मू कश्मीर के हजारों स्थानीय नागरिक श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले असंख्य भक्त भी पवित्र गुफा और यात्रा मार्गों पर भंडारों और लंगरों का संचालन करते हैं। निस्वार्थ सेवा की भावना हमारी सनातन संस्कृति और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श की सजीव अभिव्यक्ति है। इस वर्ष मैं अमरनाथ यात्रा पर जा रहे सभी श्रद्धालुओं से कुछ संकल्पों का आग्रह करना चाहता हूं। पहला संकल्प, हम अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के नियमों का पालन करें और पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें। दूसरा संकल्प, हम प्रशासन के सभी आदेशों, यातायात के नियमों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें। यात्रा के दौरान बारिश की वजह से फिसलन और ठंड का विशेष ध्यान रखें। तीसरा संकल्प, हम वोकल फॉर लोकल की भावना से यात्रा के खर्च का कम से कम 10% उपयोग स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें। इससे जम्मू कश्मीर के परिवारों और युवाओं की आजीविका को भी बल मिलेगा। चौथा संकल्प, हम बाबा अमरनाथ यात्रा के समापन दिवस अर्थात रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई या फिर बहन को एक पौधा भेंट करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। पांचवा संकल्प, हम राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ पूरे वर्ष अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि बाबा अमरनाथ की दर्शन यात्रा सनातन धर्म की आस्था, भारत और सांस्कृतिक एकता और सेवा की परंपरा का एक भव्य महोत्सव बनकर पूर्ण होगी। मेरी कामना है बाबा अमरनाथ की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, मंगलमय हो और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना तथा नई आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो। बाबा बर्फानी हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित बनाएं ताकि हम मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर सकें। आप सभी को अमरनाथ यात्रा के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अनकोट। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा और मैं कोट करता हूं, श्री अमरनाथ जी की यात्रा सनातन संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा, अडिग धैर्य, संयम और कभी हार न मानने वाली जीवटता का पावन प्रतीक है। आज से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन हेतु जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। मोदी सरकार द्वारा संपूर्ण यात्रा मार्ग पर मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड, QR कोड आधारित पंजीकरण, श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, जिससे प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुखद बनी रहे। हर हर महादेव। संवाददाता अनीश जरगर श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अनीश, ज़मीन पर हमें वो दृश्य दिखाइए जिसमें लोग इस यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और उनके मन में क्या कुछ भाव हैं जो आपकी बात हुई है प्रशासन से और श्रद्धालुओं से हम तक पहुँचाएं प्लीज़। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आज सुबह से ही तकरीबन 5-6 बजे से काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो जमा हो गए हैं। यहाँ के जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए, तो काफ़ी सारी मात्रा में लोग आए हुए हैं। और यात्रियों के अलावा यहाँ के जो लोग, यहाँ की जो आवाम है वो भी यहाँ जमा हो गए हैं उनको उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। और उत्साह अभी बहुत ही ज़्यादा है। आज पहला दिन है, पहला जो जत्था है तकरीबन 12,000 लोगों का, 12,000 यात्रियों का वो रवाना हो चुका है, जिसमें से कि 4,000 के करीब जो लोग हैं, यात्री हैं, वो आज पवित्र गुफा का
के दीदार करेंगे, वहाँ अपनी जो वहाँ पहुँच जाएंगे और अपनी जो पूजा है वहाँ पे करेंगे। उसके अलावा यहाँ के जो इंतज़ामिया भी है वो भी पूरी तरह से उन्होंने जो तमाम तैयारियां की है वो मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो भी जगह जगह पर तैनात है ताकि यहाँ की जो ये जो यात्री है उनकी जो यात्रा है वो सफल रहे, खुशी से मुकम्मल हो और कोई उनको प्रॉब्लम ना आए। मौसम भी अब सुबह तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी भी जो मौसम है वो बिल्कुल बेहतर हो रहा है। तो उम्मीद है कि आज की जो पहले दिन की यात्रा है वो काफ़ी सफलता से गुजरेगी। अनीस, अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक पत्र भी जारी किया है और सूचना में कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा में कितने श्रद्धालुओं की संख्या हो उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं और उसका पालन करने के लिए सभी को पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है और बहुत ही सीमित संख्या में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। ऐसे में ये कैसे व्यवस्था हो पा रही है? आपने बताया कि 3-3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? क्या कुछ परेशानी आ रही है रजिस्ट्रेशन को लेकर वहाँ पर? ऑलरेडी जो है यात्रा शुरू होने से पहले ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 3.5 लाख से अलावा जो 3.5 लाख से ज़ायद लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले ही करके रखी थी। लेकिन ट्रेडिशनली क्या आता रहा है पिछले कई सालों से कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ आके यहाँ के जो फैसिलिटेशन सेंटर्स है यात्रियों के लिए उन पे भी अपने तत्काल तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर ये जो यात्रा है उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से अभी जो क्या है कि एक सीलिंग रखी गई है यहाँ की प्रशासन ने 12, और ये सीलिंग जो 12,000 से लेके 15,000 तक हर दिन की जो यात्रा है उस पे रखी गई है। अगर रजिस्ट्रेशंस कम होगी तो तत्काल तरीके से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करें ताकि यहाँ आके काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको तकलीफ ना हो, उनको कठिनाई ना हो, क्योंकि उतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है कि ज़्यादा लोग एकोमोडेट हों। अगर पहले ही 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है एडवांस में, तो यहाँ पे फिर उसको एक्सटेंड करना उसमें काफ़ी मुश्किलात आ जाती है। तो क्योंकि ये जो रास्ते हैं कभी कभार मौसम की वजह से या रूट की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे चलना, उस वजह से एक लिमिटेड अमाउंट में आप कह रहे हैं लिमिट लगाई गई, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि 3 लाख 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या उनको कोई स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि एक के बाद एक करके वो 12,000 लोग एक एक के बाद दूसरे दिन अपनी यात्रा की शुरुआत करें? क्या इस तरह से सेग्रीगेशन किया जाता है प्रशासन की तरफ से जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किसको किस दिन आना है? बिल्कुल, वो एक स्पेसिफिक टाइम में जब एडवांस में बुकिंग होती है तो एडवांस में ही उनको डेट दिया जाता है कि आपको किस टाइम पे किस दिन पे आना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, बेस कैंप कहाँ पहुँचेगी, तो वो सारा टाइमलाइन भी उनको बता दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, अड़चन ना आए। और उसके अलावा जो भी अगर कोई स्कोप रहता है कि एक्स्ट्रा यात्रियों को, श्रद्धालुओं को एकोमोडेट किया जाता है तो उनको भी एकोमोडेट किया जाता है। लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि आज रजिस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हुई है, तभी जो प्रशासन है उन्होंने कहा है कि कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एडवांस में ही रजिस्ट्रेशन रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि अनीस, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने अभी पत्र लिखा है, सभी को बधाई दी है और स्थानीय लोगों की भी तारीफ़ की है कि वो बढ़ चढ़ करके जो जम्मू कश्मीर का आतिथ्य है उसको दिखाते हैं और श्रद्धालुओं की पूरी मदद करते हैं। लोकल फॉर वोकल को उन्होंने बढ़ावा देने की बात की है, स्थानीय लोगों के लिए 10% पैसे खर्च करने की बात की है पूरी यात्रा का। किस तरह से जो लोकल कम्युनिटी है इस पवित्र यात्रा को ले रही है? लोकल कम्युनिटी जो है, जैसे कि यहाँ के जो भक्त आते हैं वो यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं कि इस पावन यात्रा में पार्टिसिपेट करें, वैसे ही यहाँ के जो लोकल आवाम है मुख्तलिफ बरादरियों से, वो भी इन दिनों को लेके काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। उनको एक तो मौका मिलता है अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाने का और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं ताकि जगह जगह पे यात्रियों की इमदाद करें। और ये जो
संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक भी है, यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ के माहौल को देख के भी। उसमें खासकर ये जो वोकल फॉर लोकल उन्होंने संकल्प दिया है कि कम से कम 10% खर्चा करें यहाँ के लोकल, क्योंकि लोकल आवाम जो यहाँ के ट्रेडर्स भी हैं वो भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से वेट करते हैं कि यहाँ पे जो यात्री आएंगे और ख़रीदो फरोख्त में भी इजाफा होगा और उससे जो यहाँ की इकोनॉमी है, इक़्तिसादी हालात है, वो भी उनमें भी बेहतरी आ जाती है। तो ये जो वोकल फॉर लोकल का संकल्प पर्टिकुलरली है, तो उसमें उसको लेके काफ़ी उत्साह भी रहेगा यहाँ पे आवाम में, यहाँ के जो ट्रेडर कम्युनिटी है और यहाँ के जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है, तो वो काफ़ी खुश है उस संकल्प से। अनीस, बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना की खबर में न आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कल पेरिस में आयोजित इंडिया फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में विकास का नया इंजन बन सकती है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत फ्रांस व्यापार दोगुना हो चुका है और आज भारत में करीब 1000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। वित्त मंत्री ने आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसी डिजिटल सेवाओं का जिक्र किया और कहा कि दुनिया के आधे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट तो केवल भारत में हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा हो, फार्मा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी निवेश के बड़े अवसर पर भी उन्होंने बात की। इस दौरान गिफ्ट सिटी में जो IFSCA है और जो NIIF के जरिए नई निवेश की योजनाएं हैं, उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। बैठक में मौजूद फ्रांसीसी संस्थानों ने भारत के आर्थिक सुधारों की सराहना की और आगे सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। फ्रांस की एरोस्पेस लॉजिस्टिक कंपनी फ्लाइंग व्हील्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन बोगान ने कल पेरिस में वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान सेबेस्टियन बोगान ने वित्त मंत्री को फ्लाइंग व्हील्स की दुनिया भर में संचालित सतत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग व्हील्स अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भारत में स्थापित कर देश को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। निर्मला सीतारमण ने कंपनी की भारत में निवेश की योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत में फ्लाइंग व्हील्स जैसी कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं और कंपनी को देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज और सेंटर अथॉरिटी और जहाज और विमान लीजिंग तथा मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस से जुड़े नियामकीय ढांचे की भी जानकारियां दी। और इसी दौरे पर अमुंडी की CEO वैलेरी वाटसन ने वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की। इस दौरान वाटसन ने निर्मला सीतारमण को SBI के साथ साझेदारी और गिफ्ट सिटी में अपनी भागीदारी के जरिए भारत में अपनी लंबी साझेदारी के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा अमुंडी और NIIF के बीच निवेश और मौकों को तलाशने और SME ग्रोथ इक्विटी फंड से जुड़ी प्रस्तावित केंद्रीय बजट की घोषणा पर भी चर्चा हुई। एक और मुलाकात हुई एयर लिक्विड ग्रुप के ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य एमिली मॉरन रेनॉल्ड के साथ। वित्त मंत्री ने उनके साथ इस बैठक के दौरान सेमीकंडक्टर और स्टील सेक्टर और अस्पताल की सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में एयर लिक्विड जैसी कंपनियों की भूमिका पर चर्चा की। मॉरन लेनार्ड ने एयर लिक्विड ग्रुप के लिए एक मार्केट के तौर पर भारत की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री को भारत में बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं के बारे में भी बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
उद्घाटन सत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं, समिति की प्रणालियां, वित्तीय कार्य, संसदीय और विशेषाधिकार, प्रश्नकाल और राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग सहित विभिन्न सत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सम ने दी है। लक्सम ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया, और मैं उन्हें कोट करता हूं। उन्होंने लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अप्रैल में हुए न्यूजीलैंड भारत मुक्त व्यापार समझौते के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे न्यूजीलैंड में ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, निर्यात बढ़ेगा और आर्थिक विकास होगा। साथ ही न्यूजीलैंड के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाएगा। और खबर मौसम की। मानसून ने उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक दस्तक दे दी है। बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ भागों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। बात करें केरलम की, तो केरला में मानसून के चलते रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश की तीव्रता को देखते हुए अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग ने केरलम के 3 जिलों कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में येलो अलर्ट घोषित किया है। IMD के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में 7 जुलाई तक बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल की बात करें तो मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज से पहले 48 घंटों में शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किन्नौर जिले में रात को चोलिंग के निकट भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। उधर गुजरात और मुंबई में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जूनागढ़ और वलसाड़ के कई हिस्सों में तेज बारिश से जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने आज और अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार के चलते अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता फिलहाल रोक दी गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान ने बातचीत को लगभग सभी शर्तें मान ली थी। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। दूसरी ओर तेहरान ने अमेरिका और अन्य देशों को चेतावनी दी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट के मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें। ईरान ने कहा कि वह अपने रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाएगा। वहीं भारत से खामेनी के अंतिम संस्कार में बिहार के राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा शामिल होंगे। कांगो में इबोला प्रकोप के खिलाफ इलाज, परीक्षण, ट्रीटमेंट ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण प्रयास के तहत बीते गुरुवार को पहला मरीज भर्ती किया गया। इस पहल को महामारी से लड़ाई में एक अहम कदम माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानोस गेब्रेयेसस ने जानकारी दी कि ये ट्रायल इबोला संक्रमण के इलाज और नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वेनेजुएला में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चल रहे ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारतीय सेना की मेडिकल टीम लगातार राहत कार्य कर रही है। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की टीम को अब तक 815 मरीजों के इलाज करने का मौका मिला है। टीम ने कल तक 233 डेंटल कंसल्टेशन, 1836 लैब टेस्ट्स और 253 एक्सरे जांचें की हैं। इसके अलावा लगभग 65 सर्जरियां भी की गई, जबकि 20 मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। यह मिशन भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत क्षमताओं को दिखाता है। और खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई हैं।
पुर्तगाल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के बाद ये अब स्पष्ट हो गया है कि पुर्तगाल की उम्मीदें अभी बची हुई हैं। पुर्तगाल ने एक बेहद रोमांचक मैच में क्रोएशिया को 2-1 से मात दी है। पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। ये रोनाल्डो का विश्व कप के नॉकआउट मैच में पहला गोल है। इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लूका मॉड्रिच के बीच भी मुकाबला था, जिसमें रोनाल्डो ने बाजी मार ली। क्रोएशिया विश्व कप से बाहर हो गया है और इसके साथ ही लूका मॉड्रिच ने अपना आखिरी विश्व कप मैच भी खेला। उधर स्पेन ने फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। स्पेन के लिए ओयारज़ाबाल ने 36वें और 89वें मिनट में गोल किया, तो पेड्रो पोरो ने 86वें मिनट में एक गोल किया। स्पेन के 2010 विश्व कप फाइनल के बाद पहली बार विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में जीत दर्ज की गई है। स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन का प्रदर्शन एक बार फिर से शानदार रहा। उन्होंने लगातार चौथे मैच में विपक्षी टीम को कोई गोल नहीं करने दिया। ऑस्ट्रिया की टीम 1954 के बाद विश्व कप के नॉकआउट में पहली बार खेल रही थी। वहीं आज होने वाले मुकाबलों की बात करें तो फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में आज देर रात अर्जेंटीना का सामना केप वर्डे के साथ होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इस मैच में फेवरेट के तौर पर उतर रही है। वहीं विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे ने सबको चौंका दिया है। ये पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंचे। ये देखना रोचक होगा कि वो किस तरह से शानदार प्रदर्शन करते हैं और इस विश्व कप में जो उनके सामने प्रतिद्वंदी है अर्जेंटीना, उसके सामने किस तरह का मैच दिखाते हैं। गोलकीपर वोजिना चर्चा में है। इस मैच में अर्जेंटीना के स्टार लायनल मेसी से उनका मुकाबला है। किस तरह से वो उनके प्रहार को रोक पाते हैं, यही देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।